Hello everyone, my name is Justice and I am your English trainer. Once again, we are diving in a session over ongoing present work, that is continuous work in present time, right? And this is also known as present continuous tense. Yesterday, we already had covered the introductory part and we have covered that how sentences are framed into affirmative, negative, and interrogative close-ended questions. तो कल हमने इसमें इंट्रोडक्टरी सेशन देख लिया था इसका कि किस तरह से क्या क्या है ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क क्या किसे कहते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं अफर्मेटिव में नेगेटिव में और यस नो क्वेश्चन देखा था क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम समझेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन को फ्रेम करना। तो उससे पहले हम उस पर आगे बढ़े हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है। तो कल हमने समझा था कि कंटिन्यूअस वर्क इन प्रेजेंट टाइम होता क्या है। इसको हम ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क कह सकते हैं। इसका मतलब कि वह काम जो वर्तमान में चल रहा है। राइट। जैसे कि अभी हम क्लास ले रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। तो जो काम वर्तमान में चल रहा है उसको हम कंटिन्यूअस वर्क या फिर ऑनगोइंग वर्क कहते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में चल रहा है इसलिए प्रेजेंट वर्क बोल दिया है। टेंस की बात करें तो नाम टेंस का हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस बात को हम समझ चुके थे। स्ट्रक्चर सिंपल सा है। डूअर सब्जेक्ट आगे आएगा और हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे इज एम आर आता है और रहा रही अंत में होता है। तो रहा रही की इंग्लिश होती है यहाँ पर आईएनजी। जितने भी कंटिन्यूअस सेंटेंस आप बनाएंगे उसमें आईएनजी फॉर्म जरूर आएगा। इस बात को याद रखेंगे, है ना। तो हमने इनको समझ लिया था। एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर। सी इज कुकिंग राइट नाउ, वह खाना अभी पका रही है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। वी आर मीटिंग हिम टुमारो, हम उससे कल मिल रहे हैं। देखिए कल की प्लानिंग कर रहे हैं तब भी आप इसका यूज कर ले रहे हैं। राइट। प्लानिंग अभी बैठ कर रहे हैं ना, वर्तमान में। मैं कल जा रहा हूँ, ये बात आज बोली जा रही है ना वर्तमान में। ठीक है। तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी आप इसका यूज कर लेते हैं। हमने समझा था कि ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क किसे कहते हैं। तो कोई चीज अभी हो रही होती है वर्तमान समय में, या टेम्पररी एक्शन होता है यानी जो आपका रेगुलर वर्क नहीं है पर आप उसे अभी के लिए कर रहे हैं। राइट। अचानक से आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, आप मैकेनिक नहीं है पर अब आप गाड़ी को सही करने की कोशिश करते हैं। तो टेम्पररी टाइम के लिए आप उसको रिपेयर कर रहे होते हैं कि वो अभी तक काम चल जाए फिर बाद में दिखा लेंगे। तो इस तरह से तो टेम्पररी वर्क के लिए भी हम इसका यूज कर लेते हैं। फ्यूचर प्लान्स के लिए भी यूज कर लेते हैं, वी आर गोइंग टुमारो, है ना। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को फ्रेम कर लेते हैं फ्यूचर प्लान में भी। और ये हमें ये दिखाता है कि एक्शन जो है कोई भी काम अभी प्रोग्रेस में है वो पूरा नहीं हुआ है। ठीक है। और हम इसको मुख्य रूप से जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में। ठीक है। तो इसका दूसरा नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है। आगे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ऑनगोइंग प्रेजेंट वर्क, तो स्ट्रक्चर हमने समझा कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट और इज एम आर, फिर एक्शन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी। इस फॉर्म को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, वी फोर, है ना। लास्ट में हम ऑब्जेक्ट अगर होगा तो लगा देंगे। एक बात इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली, हमने समझी थी कल कि यहाँ पर केवल और केवल आई ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसमें एम आता है। बाकी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं यू को छोड़ करके, यू आपका प्लूरल में ही कंसिडर कर लेते हैं वहां पर। यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है बट प्लूरल की तरफ से आएगा। बाकी जितने सिंगुलर हैं उसमें हम इज लगाते हैं, जैसे ही शी इट और सिंगुलर नाउन। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर स्पेशली। ठीक है। तो यहाँ पर आप इज लगाते हैं। केवल आई जो है वो ना तो इज के साथ जाता है ना आर के साथ, वो एम के साथ जाता है। समझा था हमने। वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम आर लगाएंगे, है ना। थर्ड पर्सन प्लूरल है ये। और इसके बाद सेकंड पर्सन यू और फर्स्ट पर्सन का वी। ठीक है। जितने भी प्लूरल आपको दिख रहे हैं सारे प्लूरल वाले ही हैं। यू एक एक्सेप्शन के रूप में आप देख सकते हैं, यू आपका सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, इस बात को याद रखेंगे। पर यहाँ पे प्लूरल के रूप में ही इसको कंसिडर किया गया है। तो हमने समझा था। एग्जाम्पल भी देखे थे कि मैं शोर कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग अ नॉइज, वह शोर कर रहा है, ही इज मेकिंग अ नॉइज। तो इस तरह से किया था। ऐसे ही हम अखबार पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग न्यूज पेपर, रीडिंग द न्यूज पेपर, यू आर रीडिंग द न्यूज पेपर, तुम अखबार पढ़ रहे हो। तो इस तरह से हमने किया था। कल समझे थे सारे आपने। ये बताया भी था, करके प्रैक्टिस भी किया था और आपको होमवर्क भी दिया गया था। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। नेगेटिव में भी हमने किया था, उसमें बस इज एम और आर के बाद नॉट लग जाता है, बाकी सेम रहता है। इसमें हमने ये भी जाना था कि
इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट को हम शॉर्ट में एंट भी बोलते हैं, या फिर इजंट, इज नॉट को इजंट और आर नॉट को आरंट। एम नॉट को एमंट नहीं बोल सकते, इसको भी समझा था। तो हमने ये सारी चीजें की थी, एक्सरसाइज किया था, समझा था, और आपको होमवर्क भी दिया गया था। यहाँ पर लिखा है इज, एम, आर और हैव के साथ नॉट लगता है तो हम एंट शब्द का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि यह जो शब्द है वो रिटन इंग्लिश में यूज नहीं करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में ही यूज किया जाता है, और ये अमेरिकन इंग्लिश में जनरली कंसिडर किया जाता है। बहुत सारे सॉन्ग हैं जिसमें एंट वर्ड आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनको समझ लिया है। अब हम आगे बढ़े थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने देखा था कि इज, एम, आर यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी सेंटेंस हो किसी भी टाइम का हो, अगर आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमेशा 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 वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही आगे आती है। ठीक है, चाहे वो क्लोज एंडेड हो या ओपन एंडेड हो। ओपन एंडेड में बस क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, तो यहाँ पर इज, एम, आर आगे लगाया था हमने, और डू यानी कि सब्जेक्ट लगता है उसके बाद, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म वर्ब की यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। ये समझा था। तो अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे आपने एग्जांपल किया था, एम आई राइटिंग, मैं लिख, क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या मैं लिख रहा हूँ, ये यस नो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर होगा यस आई एम राइटिंग, या बोलोगे नो आई एम नॉट राइटिंग, ऐसे बोलोगे, राइट। तो ये तो आपका क्या से शुरू होने वाले वाक्य हो गए। जो भी वाक्य क्या से शुरू होते हैं जनरली उनमें क्या होता है, यस नो आंसर ही देते हैं। बट अगर क्या बीच में आए, तुम क्या लिख रहे हो, तो यहाँ यस नो तो बोलोगे बोलेंगे नहीं आप बोलेंगे आई एम राइटिंग एन ऐसे, आई एम राइटिंग मैसेज, है ना, आई एम राइटिंग अ रिव्यू। तो कुछ जो भी लिख रहे हैं आप उसको बोल देते हैं। तो हम समझ पाए हैं कि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है उसको हम यस नो क्वेश्चन बोलते हैं, जहां पर आंसर फिक्स्ड होता है, या तो यस में या तो नो में, ये सेंटेंस के इसमें। ठीक है, क्लोज एंडेड का मतलब ही होता है आंसर फिक्स्ड होना। ओपन एंडेड में पता नहीं क्या आंसर हो सकता है, राइट। तो वही चीज यहाँ पर हमने समझा। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेंगे कि ये जो सेंटेंस है इसमें हम फ्रेम अगर करना चाहें डबल इंट्रोगेटिव यानी कि ओपन एंडेड को, तो क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, जो आपको पहले भी पढ़ाया गया था। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, इसमें बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे भी, कि क्वेश्चन वर्ड है बस उसको आगे लगा देना है, जो भी स्ट्रक्चर हो। ठीक है, इसलिए हमने इसका अलग से कोई स्लाइड नहीं बनाई है। जो भी स्ट्रक्चर है उसमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को आगे लगा देना है, और बाकी जितना भी है वो सेम आपको स्ट्रक्चर में फॉलो करना है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप अगर समझ समझ पा रहे हैं तो आप इसको बना पा रहे हैं या नहीं। तो मुझे बताइए, मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूं, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी। मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूं, किताब पढ़ना की रीड द बुक होती है, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो रीडिंग द बुक हो जाएगा। मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूं, बताएंगे जल्दी से। आप अ बुक भी लगा सकते हैं, ठीक है, द बुक भी लगा सकते हैं, दोनों से तो आपने किया है यहाँ पर वाई, सुरजीत जी ने किया है वाई आई एम रीडिंग द बुक, फिर सही कर लिया उन्होंने, ठीक है। वाई एम आई रीडिंग द बुक। पल्लवी जी ने थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को लेकर कंफ्यूज हुई हैं। पल्लवी जी थोड़ा थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैंने सेंटेंस बोला है मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूँ, है ना। तो क्यों पढ़ रहा हूँ, तो क्यों की अंग्रेजी लगनी पड़ेगी, यहाँ पे लगानी होगी ना। यस, अब समझ में आ गया आपको, अच्छी बात है। तो क्यों हमने वाई लगा दिया, और अगर वहां पर केवल ये होता क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो एम आई रीडिंग द बुक। पर आपने एक गलती की है जो सुरजीत जी ने की थी स्टार्टिंग में। देखिए, मैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ये बोलना चाहूंगा कि ये लैंग्वेज में लोग यूज करते हैं, एक बार सावन जी ने लिखा था तभी मैंने बोला था। आपने लिखा है वाई आई एम रीडिंग द बुक, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है, आपने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया है। तो समस्या क्या हो जाएगी इससे, कि ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गलत होगा, जबकि मैं कहना चाहूंगा आपसे कि ये सेंटेंस लैंग्वेज में लोग काफी यूज करते हैं। तो वहां पर आपका सही होता है वाई आई एम रीडिंग दिस बुक, बिल्कुल सही है। इवन मैं भी कन्वर्सेशन में बोलता हूँ इसको इस तरह से, और बोलते ही हैं, नेटिव स्पीकर भी बोलते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रक्चर को भूल जाएं। जैसे हम हिंदी भी बोलते हैं ना, तो हिंदी में कभी कभी शब्दों के इधर उधर कर देते हैं। तो वाई आई एम रीडिंग द बुक लैंग्वेज के हिसाब से सही हो सकता है, पर ग्रामर और स्ट्रक्चर के हिसाब से गलत है, इस बात को याद रखेंगे।
क्योंकि क्वेश्चन अगर बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है। तो अगर आप कहीं पर सुने ऐसा, वाई आई एम रीडिंग द बुक, तो लैंग्वेज में एक्सेप्ट कीजिए, दिल बड़ा रखिए कि हाँ बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, बट ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ठीक है। इसका एक एक रीजन ये भी बताया था कि ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, वो अपने आप में कुछ दूसरा मीनिंग भी रखते हैं। जैसे व्हाट का मतलब जो भी होता है। ठीक है। और हु का हु का तो मतलब बताया ही था, जिसे, जो आ रहा है ये भी। और जैसे वैन वैन मतलब कब होता है, मैं वैन का मतलब जब भी होता है। ऐसे ही यहाँ पे वाई आई एम रीडिंग दिस बुक, तो किसी को रीजन दे रहे हैं कि इसलिए मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो वो वहां पर उस सेंस में भी कभी कभी यूज कर लिया जाता है, अगर आप उसको हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं लगा रहे हैं तो। ठीक है। तो इसलिए हम ये बात समझते हैं कि क्वेश्चन वर्ड के दूसरा क्वेश्चन वर्ड दूसरे मीनिंग में भी वो फ्रेम किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा। ठीक है। वाई में तो अभी एग्जांपल नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे उसका मीनिंग जनरली नहीं होता है, क्यों ही आप ले लेते हैं। ठीक है। या कह सकते हैं ज्यों, या फिर कोई रीजन की इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे होता है ना, डेट्स वाई आई एम डूइंग दिस, इस यही कारण है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो वो एक ये हो गया कि कारण दर्शाने के लिए। ठीक। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं तुम कहाँ जा रहे हो, ध्यान सुनिएगा। तो इसका सेंटेंस बनेगा वेयर आर यू गोइंग। ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, आप चाहें तो उसको लिख लीजिए अपने उस पे। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ठीक। पर मैंने अभी आपको एक सेंटेंस बोला, मैं कह रहा हूं कि जहां तुम जा रहे हो। मैंने क्या बोला, जहां तुम जा रहे हो। पहला सेंटेंस बोला था तुम कहाँ जा रहे हो, दूसरा बोला जहां तुम जा रहे हो। अब मालूम इसका इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा। इसका ट्रांसलेशन होगा वेयर यू आर गोइंग। इसके बाद कुछ स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको अधूरा लग रहा होगा, जहां तुम जा रहे हो मैं भी वहां जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो वेयर यू आर गोइंग। लेकिन मैं आपको ये सेंटेंस दिखाना चाहता था, जहां तुम जा रहे हो वेयर यू आर गोइंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया जहां तुम जा रहे हो। और पहले वाले का मतलब क्या हुआ था, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। डिफरेंस समझ में आया। वेयर शब्द का ही उपयोग किया है हमने, पर अगर हमने आर नहीं लगाया एक जगह, मतलब वेयर के बाद, और एक में लगाया है, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। एक में क्वेश्चन है और एक में स्टेटमेंट है। आप क्या समझ पाए मेरी बात को। अगर समझ पाया तो यस लिखिए, नहीं समझ पाया तो नो लिखिए। ठीक है। वेयर आर यू गोइंग ये क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं समझ में आया सुजीत जी को, कोई बात नहीं। वेयर आर यू गोइंग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप डिफरेंस देख पाएंगे नोटबुक पर भी। तुम कहाँ जा रहे हो, पहली बात, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन है, साफ साफ दिख रहा है। पर मैं बोल रहा हूँ तुम जहां जा रहे हो, या फिर जहां तुम जा रहे हो। ठीक है। जहां तुम जा रहे हो या तुम जहां जा रहे हो। ठीक है। मैं वहां जाना चाहता हूँ। ठीक है, आगे आप ऐड कर सकते हैं आई वॉन्ट टू गो देयर, बट मैं इस पर एम्फसाइज करना चाहता हूँ, वेयर यू आर गोइंग। आगे कुछ कंप्लीट करने के लिए मैं बोल दूंगा आई वॉन्ट टू गो देयर, या फिर आई वॉन्ट टू गो वेयर यू आर गोइंग, मैं जाना चाहता हूं जहां तुम जा रहे हो। ठीक है। ध्यान से समझे होंगे आप। अब फिर से देखिएगा सुरजीत जी, यहाँ पर एक था कहाँ तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पे बोलेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू आगरा। बट दूसरे वाले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, भाई मैं वहां जाना चाहता हूँ जहां तुम जा रहे हो। आई वॉन्ट टू गो वेयर यू आर गोइंग, या फिर मैं बोल दूंगा वेयर यू आर गोइंग आई वॉन्ट टू गो देयर। ठीक है। अभी समझ में आया सुरजीत जी कि दोनों में डिफरेंस है। एक तो आपका सकारात्मक वाक्य है, यानी सही रूप से कहा जा रहा है कि अच्छा वहां जा रहा हूं, वहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो ये चीज है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हम ग्रामेटिकली इसको इनकरेक्ट क्यों मानते हैं, कि अगर हम क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो वो क्वेश्चन नहीं रह जाता, उसका दूसरा सेंस भी बन जाता है। ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने इससे एग्री किया है कि ये इस तरह के वाक्य, जैसे वाई आई एम रीडिंग द बुक जो आपने किया था, आपको मिल जाएंगे, कन्वर्सेशन में बोलते हैं लोग। ठीक है। यहाँ तक कि मैं भी बोलता हूँ, जल्दबाजी में निकलता है तो बोलता हूँ, और वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, बट लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल है, ग्रामर में एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे कि ग्रामर के अकॉर्डिंग क्यों नहीं बोल रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, हिंदी आप बोलते हैं, आप बिल्कुल हिंदी ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं बोलते सारी हिंदी। ठीक है। भले आपको लग सकता है कि मेरी भाषा है हम तो सही बोलते होंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने समझ लिया कि ग्रामर के अकॉर्डिंग सही वही है कि क्वेश्चन वर्ड लगाया उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है।
गॉट इट। तो कुछ एग्जाम्पल और करेंगे तब मुझको भरोसा होगा कि आप समझ पाए हैं। तो बताएंगे आप मुझे, अ, वह क्या कर रही है। अब क्या कर रही है बीच में आया है। वह क्या कर रही है। वह क्या कर रही है। वह क्या कर रही है। जल्दी से बताएंगे। वह क्या कर रही है। देखिए यहां पर मैंने ये नहीं बोला क्या वह कर रही है ना, मैंने बोला वह क्या कर रही है। क्या वह कर रही है तब भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है। इज शी डूइंग कर सकते हैं वहां पे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वह क्या कर रही है। तो यहाँ पर ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं है, यस नो में आंसर नहीं दे सकते। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना होगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है। वॉट है। केवल सुरजीत जी ने ही आंसर किया है यहाँ पर। ठीक है। पल्लवी जी आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। वह क्या कर रही है। देखिए क्या वह कर रही है, देखो ना कंफर्मेशन। कोई काम कर दिया है मैंने, अरे उसको काम दिया था, क्या वो कर रही है देखना जरा। आंसर करो। आई गेव हिम अ वर्क या आई गेव हर अ वर्क। इज शी डूइंग। क्या वह कर रही है। वो अलग चीज हो गई, वो यस नो में हो गया। पर मैं कह रहा हूं वह क्या कर रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ है, यानी इसमें आपको बताना पड़ेगा काम क्या चल रहा है वहां पे, है ना। वह क्या कर रही है, वॉट इज शी डूइंग। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड वॉट आया है आगे। अब इसमें भी लर्नर्स को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या बीच में है। और इसका सेंस है कोई काम के बारे में बताओ, क्या ऐसा कौन सा काम है जो किया जा रहा है। और एक में होता है क्या वह कर रही है। इंश्योर किया जाता है कि हाँ या ना, वो जो काम है क्या वो कर रही है ना। ऐसे हम बोलते हैं क्या वह कर रही है, क्या वो काम कर रही है। इज शी डूइंग द वर्क या इज शी डूइंग। आप बोलेंगे नो नो नो, शी इज नॉट डूइंग, शी इज पासिंग द टाइम। और आगे मैंने बोला कि वह क्या कर रही है, तो यहाँ पे हुआ व्हाट इज शी डूइंग। या फिर व्हाट इज, यहाँ पे इन्होंने किया, अच्छा एक चीज कर रही बोला मैंने, व्हाट इज शी वर्किंग किया है इन्होंने। और वर्किंग की जगह आप डूइंग करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। वर्किंग मतलब इसका अर्थ वैसे वह क्या काम कर रही है, अगर ये होता तो हो जाएगा, लेकिन साइंस के आधार से उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वह क्या कर रही है, व्हाट इज शी डूइंग, ये आपका बेटर वे में हो जाएगा ट्रांसलेशन। ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूं आप क्या कर रहे हो बताइए, आप क्या कर रहे हो कि इंग्लिश क्या बनेगी। सभी लोगों को आंसर करना है। आप क्या कर रहे हो। देखिए ये यस नो में आंसर नहीं दे सकते, है ना, इसलिए यहां पर क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। आप क्या कर रहे हो। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। आप क्या कर रहे हो। हम्म। पल्लवी जी आपने फिर से वही गलती रिपीट की है। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यानी इजएमआर जो होता है हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, तो वो नहीं लगाया आपने। ठीक है। वॉट के बाद आर। ठीक है। वॉट आर यू डूइंग आपका करेक्ट होगा। हालांकि वॉट यू आर डूइंग लैंग्वेज के हिसाब से सही है। ठीक है। पर मैंने आपको ग्रामर भी पढ़ाना है। ग्रामर यूं नहीं पढ़ाना है कि आप उसको रट के चलें, बिल्कुल लैंग्वेज एक अपने आप में रिस्पेक्टेड चीज है। ग्रामर के पीछे पड़े रहेंगे तो बोल भी नहीं पाएंगे हमेशा, है ना। तो इसलिए हम ग्रामर को थोड़ा समझ रहे हैं और उसके रीजन को भी समझ रहे हैं कि यहाँ पे व्हाट यू आर डूइंग का अर्थ ये भी तो हो सकता है, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क हटा देना, इसका अर्थ हो जाएगा जो आप कर रहे हो। ठीक है। तो व्हाट आर यू डूइंग करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट यू आर डूइंग गलत हो जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग हो जाएगा। क्योंकि व्हाट मतलब क्या भी होता है और जो भी होता है। ठीक है। तो अब स्पीकिंग कर रहे हैं तो वहां पे क्वेश्चन मार्क तो आप दिखेगा नहीं बोलते समय। ठीक है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। और भी आपको करना है, आप पे बताएंगे अभी, चलिए। वह कहाँ जा रहा है। जल्दी से बताएंगे। वह कहाँ जा रहा है, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, जाना की गो। वह कहाँ जा रहा है। ठीक है। वह कहाँ जा रहा है, जल्दी से कीजिए। वह कहाँ जा रहा है। वह कहाँ जा रहा है।
पल्लवी जी अभी आपने बहुत अच्छा किया है, वेल डन। ठीक है, वेयर इज ही गोइंग, बाकी सभी लोगों ने भी अच्छा किया है। वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, सावन जी एंड सुरजीत जी बहुत अच्छे। वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग, बढ़िया। आई होप आप समझ पाए हैं आपकी क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। ठीक है, और ये जो आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इससे आप ये मत सोचिएगा कि पिछले जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे वो हम भूल जाएं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि वह कहाँ जा रहा है, आपने कहा वेयर इज ही गोइंग, तो यहाँ पे आप इज लगा रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलता वह कहाँ जाता है, तो क्या आप वो कर पाते? बताइए क्या आंसर होगा। वह कहाँ जाता है, ये आपका प्रीवियस टॉपिक था। जाता है, ता है, ती है, डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती है। और ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। क्या आपको याद है, स्मृति में है वो चीज? कल पल्लवी जी गलती कर रही थी, क्या उन्होंने रिवाइज किया चीजों को? लिखेंगे यस और नो। वह कहाँ जाता है, ठीक है, ईमानदारी से लिखेंगे यस और नो। वह कहाँ जाता है, तो बिल्कुल सुरजीत जी ने और सावन जी ने आंसर इसका करेक्ट दिया है, वेयर डज ही गो। ठीक है, देखिए अगर आप चीजों को एक तरह से लेके चल रहे हैं ना, तो आपको चीजें क्लैरिटी से समझ में आएंगी। जैसे अब मैं यहाँ पे एक बात रख सकता हूँ आपके सामने कि आपने समझा कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, जब उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस कह दूं या फिर हैबिचुअल वर्ब कह दूं, तो वहां आपको डू और डज का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, आपको बताया था कि मेन वर्ब से ही डू वर्ड निकला है और एस और ईएस लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में, तो इसलिए उसको डज कर दिया। तो हमने उन दोनों को हेल्पिंग वर्ब कह दिया था, डू और डज को। ठीक, तो हमने वहां पर उसको हेल्पिंग वर्ब कंसिडर किया है। यहाँ पर इज एम आर है, हो, हूं का इंग्लिश बना है, तो उसको इस तरह से कंसिडर किया है। ठीक है, और इज एम आर को हम बी फॉर्म में भी काउंट करते हैं, बीइंग वर्ब आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, याद कीजिए। ठीक है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम क्वेश्चन वर्ड के बाद लगाते हैं, या क्वेश्चन जब शुरू हो रहा है तो शुरू में लगाते हैं। ये चीज आपके सभी सेंटेंसेस में चलने वाली है। तो अगर आप इसको आज समझ लेते हैं ना, इस बात के को लेकर अपने अंदर क्लैरिटी आज रख पाते हैं ना, कि हमें जब भी क्वेश्चन फ्रेम करना है तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी है, और इस बात की भी क्लैरिटी रख पाते हैं कि कहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, तो आप कभी गलतियां नहीं करेंगे। आपकी जो इंग्लिश होगी वो काफी साउंड गुड करेगी, क्योंकि आप ग्रामर को भी एक तरह से आपकी वो आदत में आ चुका होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रामर को आपको रटना है, बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना इजी हो सकता है उसको इजी बना करके हम चल रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने अपनी भाषा सीखी थी, आपने ग्रामर की क्लास नहीं ली थी, आपने उसे बोलना शुरू किया था। हाँ, कोई भी भाषा बिना ग्रामर के नहीं चलती है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन आप जो बोलते हैं उसमें ग्रामर फॉलो हो रहा होता है ऑटोमेटिकली। हाँ, बहुत सारे केसेस हैं जहां पर ग्रामर फॉलो नहीं होता, तो वैसे इंग्लिश में भी है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि कुछ जगह नहीं करते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे वे में बोलें। तो जो ग्रामर फॉलो नहीं करते हैं, बिल्कुल ही नहीं करते हैं, तो उनको हम कहेंगे कि जैसे हम कहते हैं ना गांव वाले, या फिर अलग अलग रूरल एरिया में जो भाषा चलती है, अलग अलग बोलियां चलती हैं, वो बोलियां, तो हम कहते हैं कि ये थोड़ा सा अ, ऐसी लैंग्वेज है जो एजुकेटेड बीइंग्स की नहीं है। तो थोड़ा सा फॉर्मल कन्वर्सेशन और इनफॉर्मल कन्वर्सेशन अलग होता है ना, आपने देखा होगा। जैसे हिंदी में चलता है तू, और ये सब वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो वो आपका अम, ठीक है, वो भाषा का पार्ट हो गया है। ऐसी इंग्लिश में भी बहुत सारी चीजें हैं जो भाषा का पार्ट हो गई हैं, बट अगर आप फॉर्मल इंग्लिश में आएंगे तो हम हर चीज को देख कर चलते हैं। ठीक है, आप कोई चीज राइट कर रहे हैं तो वहां पर आप बिना ग्रामर के नहीं लिखेंगे। ठीक है, इवन आपका लेटर हो, कुछ भी हो, फॉर्मल लेटर वगैरह, तो वहां पे ग्रामर को फॉलो करना होगा, इसलिए हमें दोनों को समझना है। तो हमने समझा यहाँ पर कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा 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 क्वेश्चन वर्ड के बाद आएगा, या फिर अगर यस नो क्वेश्चन है तो शुरू में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो वहां पर इज एम आर हम यूज कर रहे हैं, और इधर हमने देखा डज भी यूज कर रहे हैं। ऐसे ही आगे आने वाले टाइम में हैज हैव करेंगे तो वो भी आगे आ जाएगा। कुछ भी करेंगे तो वो आपका आगे लगेगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्लियरली समझ पाए हैं। तो एक एग्जाम्पल और बताएंगे, मैं इसमें दो क्वेश्चन करूंगा जिसमें दोनों आप मुझे आंसर दे पाए। ठीक है, तो बताइए, तुम कहाँ रहते हो, और दूसरा तुम कहाँ रह रहे हो, दोनों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे आप। तुम कहाँ रहते हो पहला सेंटेंस है, तुम कहाँ रहते हो, आई वी यू दे के साथ डू आता था, हिंट दे दिया मैंने। और दूसरा है तुम कहाँ रह रहे हो। ठीक है, कहाँ की इंग्लिश वेयर, जल्दी से बनाएंगे।
तुम कहाँ रहते हो और तुम कहाँ रह रहे हो। ठीक है, रहना की इंग्लिश होती है लिव। दोनों को जल्दी से आप फ्रेम कीजिए। हम्म। तुम कहाँ रहते हो और तुम कहाँ रह रहे हो। ठीक है। वेयर डू यू लिव एंड सेकंड आपने किया है वेयर आर यू लिविंग। पल्लवी जी, आपने मुझे बताया नहीं कि आपने कल टॉपिक को देखा था या नहीं देखा था। बताइए जल्दी से। रिवाइज किया था टॉपिक को, नहीं किया था। वेयर डू यू लिव, सावन जी ने पहला किया, नहीं किया था। प्लीज रिवाइज कर लीजिए। अभी आपको क्या है कि कल सैटरडे है, कल क्लास होगी नहीं। ठीक है, तो रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक। हाँ, कल एक क्लास है जो पहले भी आपको एक बार इनवाइट किया गया था, तो उसमें आप आ सकते हैं। अ, जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। कल एक टॉपिक रहेगा हमारा, बुक वर्सेस, क्या था टॉपिक, सोशल मीडिया। बुक वर्सेस सोशल मीडिया, सोशल मीडिया वर्सेस बुक्स पर हम ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। तो कल यही टाइम रहेगा 8 PM पर, तो ग्रुप में लिंक डाल देंगे, तो उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। ठीक है, जितना बोल सकते हैं बोलिएगा, स्टार्टिंग में नहीं बोल सकते हैं तो सुनेंगे आप लोग, है ना। तो वो आपको हेल्प भी करेगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आप समझेंगे इसको। आपने किया कि तुम कहाँ रहते हो, पहला सेंटेंस वेयर डू यू लिव। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, ता है ती है ते है, यानी ये हैबिचुअल वर्क से या फिर डेली वर्क से या फिर एक यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट तो नहीं है ये, पर आपका तथ्य है ना, फैक्ट है आपका, तो उसके वे में आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे आप रहते हैं रेगुलरली, तो उसके बारे में बोल दिया वेयर डू यू लिव। और तुम कहाँ रह रहे हो, तो करंटली कहाँ रह रहे हो, वेयर आर यू लिविंग, तो ये चीज आपका आ जाएगा। ठीक। तो हम समझ गए इन दोनों को। अब ऐसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करना सीखेंगे अभी। तो जैसे क्वेश्चन वर्ड में आपने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लगा दिया, अब आप क्या करेंगे नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, बस नॉट आप चाहें तो सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं। बाकी आपको पता है कल आपको बहुत प्यार से समझाया गया था, इज एम आर प्लस नॉट का मतलब एंट भी होता है, या इज नॉट को इजंट और आर नॉट को आरंट भी कर सकते हैं। तो आई होप आप उस हिसाब से चलना चाहेंगे। पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगा। तो बताइए मुझे, तुम गाना क्यों नहीं गा रहे हो। तुम गाना क्यों नहीं गा रहे हो, इसको बताएंगे जल्दी से। ठीक है, तुम गाना क्यों नहीं गा रहे हो, क्वेश्चन वर्ड। तो इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा करके ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। या फिर दूसरा तरीका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट का इजंट, एम नॉट का तो एमेंट होता नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, और आर नॉट का आरंट, या फिर तीनों का एंट होता है, एंट, तो वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ देखिए, एक चीज मुझे और याद आ गई, जब मैं अभी लैंग्वेज और राइटिंग लैंग्वेज में डिफरेंस बता रहा था, तो यहाँ पे एंट भी अपने आप में क्या है, ये ग्रामर में हम अगर बात करें तो राइटिंग लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, बट वो बोलने में आ गया ना। जैसे हमने बोला था कि बहुत सारी बोलियां जो हैं विकसित हो जाती हैं, तो उसी तरह से एंट भी उसी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, फॉर्मली एंट को हम नहीं लिखते हैं। तो वाई आर यू नॉट सिंगिंग, वाई आरंट यू सिंगिंग, या फिर वाई एंट यू सिंगिंग। बढ़िया, सुरजीत जी आप अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं, आई एम हैप्पी विद दैट। तो पल्लवी जी आपने किया है वाई आरंट यू सिंगिंग, सही है, करेक्ट है। ठीक है, बढ़िया कर पा रहे हैं। सावन जी आपका नेटवर्क इशू रहता है क्या, आप कल भी डिस्कनेक्ट हो जा रहे थे बार बार और आज भी। ठीक है, तो वाई आरंट यू सिंगिंग या वाई आर यू नॉट सिंगिंग या फिर वाई एंट यू सिंगिंग, ये आप सही कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। अच्छा, अभी मैं एक क्वेश्चन और करूंगा। मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे कहता, अभी मैंने कहा कि अम, तुम गाना क्यों नहीं गा रहे हो या फिर आप गाना क्यों नहीं गा रहे हो, तो आपने कर लिया वाई आरंट यू सिंगिंग, या सिंगिंग अ सॉन्ग भी कर सकते हैं, सिंगिंग अ सॉन्ग। अब मैं बोलूँ आपको तुम गाना क्यों नहीं गाते हो, तो क्या करेंगे। तुम क्यों नहीं गाते हो बताइए, क्यों नहीं गाते हो। अब ये सिंपल प्रेजेंट का हिस्सा हो गया। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में डू या डज लगता है, हेल्पिंग वर्ब, तो यू के साथ क्या लगेगा लगा दीजिए, और वहां आईएनजी नहीं आएगी, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तुम गाना क्यों नहीं गाते हो, जल्दी से बताएंगे।
तुम गाना क्यों नहीं गाते हो? हम्म। पल्लवी जी ने इस बार आंसर पहली बार किया है और बिल्कुल सही कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया है। वाई डोंट यू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। सुरजीत जी ने किया वाई डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, वाई डोंट यू सिंग अ सॉन्ग, करेक्ट है। बढ़िया। ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ पाए हैं कि कैसे क्वेश्चन वर्ड में हम नेगेटिव भी बना सकते हैं और पॉजिटिव भी। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के साथ। तो आई होप आप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक जो भी था। तो अभी हम और गहराई में बात कर लेंगे, कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, एंड देन आगे बढ़ेंगे। तो इसमें प्रैक्टिस के लिए बस वही आपको एक्सरसाइज मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे ये वाला है। तो इसमें ही आप चाहें तो, और इसमें आपको ऑप्शन दे रहा हूँ ऑफ कोर्स, आप अपने पास से क्वेश्चन वर्ड लगा करके सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। ठीक है, ऐसे लगा बना सकते हैं। ठीक। तो जैसे यहाँ पे गो टू स्कूल है, तो आप बोल सकते हैं वाई एम आई गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ। फिर मैं हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, वाई आर वी गोइंग टू स्कूल। ठीक है। या अपने हिसाब से आप कम से कम 5 एग्जाम्पल लिख करके लाएंगे क्वेश्चन वर्ड के साथ, पहले पॉजिटिव में एंड देन नेगेटिव में। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वाई एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, या फिर वाई एंट आई गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूँ। दूसरा, वाई आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल, या फिर वाई आरंट वी गोइंग टू स्कूल, या वाई एंट वी गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप होमवर्क में कर लेंगे। तो इतना हम यहाँ तक समझ पाए हैं। ठीक है। तो होमवर्क में आपका चाहे तो इसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी अपने पास से 5 एग्जाम्पल लिखने हैं, अगर ये नहीं करना है तो थोड़ा, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं इसे। तो अब मुझे आप बताएंगे थोड़ा सा कॉमन प्रैक्टिस में, कि अगर मैं आपसे कहूं तुम झूठ क्यों बोलते हो, ध्यान सुनेंगे, गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, मैं मिक्स पूछ रहा हूँ। तुम झूठ क्यों बोलते हो, तो क्या आंसर करेंगे आप मुझे? बोल रहे हो नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तुम झूठ क्यों बोलते हो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? तुम झूठ क्यों बोलते हो, जल्दी से बताइए। तुम झूठ क्यों बोलते हो? हम्म। सुरजीत जी ने आंसर किया है वाई डू यू टेल अ लाई। ठीक है, तुम झूठ क्यों बोलते हो, वाई डू यू टेल अ लाई, करेक्ट स्टेटमेंट, वो करेक्ट क्वेश्चन अपने आप में बनाया आपने। अब ऐसे ही मुझे बताएंगे आप, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, इसकी इंग्लिश बताइए जल्दी से। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? आईएनजी फॉर्म आ जाएगा इसमें, रहे हो। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, जल्दी से बताएंगे। पल्लवी जी आपने क्या किया, लाइंग कर दिया। नहीं, वो तो एज अ ऑब्जेक्ट आ गया ना आगे, जो पहले आता है, इस बात को याद रखेंगे हमेशा। ऐसे जो पहले वर्ड आता है उसी को हम मानते हैं वर्ब। और इसमें एक ट्रिक ये भी है कि मेन चीज कहाँ पर लिखी गई है, किस फ्रेम में सेट है वो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद वही आया हुआ है, तो वो हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, मेन वर्ब वही है। तो वाई आर यू टेलिंग अ लाई, ठीक है, वाई आर यू टेल अ लाइंग नहीं हो जाएगा। ठीक है, वाई आर यू टेलिंग अ लाई। हाँ, लाई लाई अपने आप में आपका LIE जो है, ये आपका ये नाउन भी है और आपका ये वर्ब भी है। अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, वाई आर यू लाइंग, लेकिन वहां पे स्पेलिंग थोड़ी लाई की, लाइंग जब बनाते हैं तो वो LYING हो जाती है। ठीक है, तो वाई आर यू लाइंग आप कर सकते हैं, LYING हो जाती है, या फिर वाई आर यू टेलिंग अ लाई, दोनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक। हम्म। तो यहाँ तक हम समझ पाए, यहाँ तक हम कर पाए। हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, अभी हमें पर्याप्त समय मिल जाएगा, तो हम पुराने जो कॉन्सेप्ट थे उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो अब आप आ जाइए दूसरे लिंक से ज्वाइन करके। ठीक है, यहाँ पे इसको एंड करते हैं सेशन को।